जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई हत्याकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किए गए बंद का रहा व्यापक असर। जंगल के लकड़ी काटते समय पेड़ से गिरने से हुई मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने बालाघाट सिवनी मार्ग पर लगाया जाम। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर लामता महाविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, महाविद्यालय में की तालाबंदी। लालबरा जनपद सदस्यों के विरोध का दिखा असर, हटाए गए सीईओ गौरीशंकर डहरिया, गायत्री कुमार सारथी को मिला सीईओ का चार्ज। वर्षों पुराने अतिक्रमण के मसले को नहीं सुलझा पा रहा है वन विभाग, अब भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में 1000 हेक्टेयर भूमि। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत धारावासी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानूटोला निवासी 42 वर्षीय चरण सिंह टेकाम का 7 मार्च को वन विभाग में लकड़ी कटाई के दौरान पेड़ से गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणजनों ने शाम 5 बजे बालाघाट सिवनी मार्ग पर स्थित मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग निगम लिमिटेड लामता परियोजना मंडल बालाघाट रेस्ट हाउस कंजे के सामने शव रखकर मृतक के परिजनों को मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को वन विभाग में काम दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण बालाघाट सिवनी मार्ग के कंजई विश्राम गृह के सामने मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया एवं बस एवं 2 पहिया वाहन से आवागमन करने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। शव रखकर विरोध प्रदर्शन करने की जानकारी लगने के बाद एसडीएम संदीप सिंह, थाना प्रभारी अमित भावसार, वन विभाग के आला अधिकारी विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और ग्रामीण जनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु वे अपनी मांगों पर अड़े हैं और समाचार लिखे जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी था। इस विरोध प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय मार्ग बालाघाट सिवनी कंजई में यातायात पूरी तरह बाधित होने के साथ ही लंबा जाम भी लग चुका था। वन सामान्य मंडल लामता के लालबरा वन परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सा खोबरागढ़े ने बताया कि कंजई बीट क्रमांक 404 में पूर्व में गिरे हुए पेड़ों की कटाई व साफ सफाई कार्य जारी है और मानूटोला के मजदूर कटाई कार्य कर रहे थे, तभी चरण सिंह टेकाम के ऊपर पेड़ गिरने से उसकी मौत हो चुकी है एवं पूर्व से कटाई का कार्य करते हुए आ रहे हैं एवं परिजनों व ग्रामीणजनों के द्वारा मुआवजा एवं एक व्यक्ति को वन विभाग में काम दिए जाने की मांग को लेकर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है एवं शासन का जो प्रावधान है उसके अनुसार इन्हें लाभ दिया जाएगा। जनपद पंचायत लालबरा के जनपद सदस्यों ने प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया के खिलाफ भ्रष्टाचार व रुपयों की मांग को लेकर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने के संबंध में 23 फरवरी को कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन को ज्ञापन सौंपा था और कार्यवाही न होने पर जनपद पंचायत में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई थी। यह विवाद करीब 10 दिनों तक चलते रहा। 7 मार्च को जनपद सदस्यों की पुनः जनपद में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें उन्होंने स्थानांतरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की थी। साथ ही यह भी कहा था कि क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत सीईओ ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही स्थानांतरण हो जाएगा और जनपद में जनपद सदस्यों की बैठक संपन्न होने के 2 घंटे बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लालबरा प्रभारी सीईओ गौरीशंकर डहरिया का स्थानांतरण का आदेश जारी किया। लालबरा जनपद का प्रभारी सीईओ अब गायत्री कुमार सारथी को बनाया गया है। इस तरह विगत 12 दिनों से जनपद सदस्यों का सीईओ के स्थानांतरण को लेकर चल रही लड़ाई पर 7 मार्च को विराम लग गया। तो आज हमने जनपद पंचायत लालबरा में सुबह 10 बजे के करीबन बैठक रखे थे, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित हुए बैठक में। क्या निर्णय निकला उसमें? चूँकि हम आज से हमने शासन से निवेदन किया था कि जल्द से जल्द जनपद पंचायत सीईओ को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि आज हमारी बैठक जब आहूत हुई तो उसमें सभी सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मेरी भी 2 दिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, तो उन्होंने हमें 2 दिन का और आश्वासन दिया है कि दो दिन के अंदर निश्चित ही उनका स्थानांतरण हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे अन्य सीईओ को नियुक्त किया जाएगा या प्रभार दिया जाएगा। अभी शुक्रवार के दिन माननीय मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई। क्षेत्रीय विधायक आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, उन्होंने हमें बताया कि लगभग सीईओ साहब का ट्रांसफ़र हो चुका है, आप 4 दिन का वेट करो
जिला पंचायत सीओ भी शायद छुट्टी में है, तो 2-3 दिन के अंदर चले जाएगा। शासन प्रशासन और हमारे आदरणीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लोगों की बात को सुना है, जनप्रतिनिधियों की बात को सुना है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय अगर विधायक महोदय ने बोले तो 4 दिन के अंदर सीओ साहब का जरूर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमने उनके कहने पे ही तालाबंदी पे आज रोक लगाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गोंदिया से नैनपुर और गोंदिया से तिरोड़ी ट्रेन चालू करने की अनुमति रेल प्रशासन के द्वारा दे दी गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित ट्रेनों का विस्तारीकरण का कार्यक्रम भी रेलवे को मिल चुका है, जिसके अंतर्गत 8 मार्च से इस रूट पर ट्रेनों का चलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको बताएं कि जो ट्रेन गोंदिया से समनापुर तक जाती थी उसे नैनपुर के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं जो ट्रेन कटंगी तक चलती थी उसमें से 2 ट्रेनों को तिरोड़ी तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। गोंदिया से नैनपुर के लिए जो ट्रेन प्रारंभ हो रही है वह गोंदिया से सुबह 6:45 पर रवाना होगी तथा 7:48 पर बालाघाट आएगी। बालाघाट से रवाना होने पर यह ट्रेन 8:06 पर समनापुर जाएगी तथा यहां से रवाना होकर यह ट्रेन सुबह 10 बजे नैनपुर पहुंचेगी। यही ट्रेन शाम को 5:45 पर नैनपुर से निकलेगी तथा 6:58 पर समनापुर आएगी, 7:40 पर बालाघाट आएगी तथा यहां से रवाना होकर 8:55 पर रात्रि में गोंदिया पहुंचेगी। इसी प्रकार गोंदिया से तिरोड़ी रूट में सुबह 4:40 पर गोंदिया से ट्रेन निकलेगी जो सुबह 5:45 पर बालाघाट आएगी तथा यहां से रवाना होकर ट्रेन 6:02 पर वारासुनी तथा 6:39 पर कटंगी पहुंचेगी। कटंगी से रवाना होकर यह ट्रेन 7:25 पर तिरोड़ी पहुंचेगी। यहां से यह ट्रेन 7:45 पर तिरोड़ी से गोंदिया के लिए रवाना होगी और 7:57 पर कटंगी पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर 8:30 बजे वारासुनी तथा 9:11 पर बालाघाट पहुंचेगी। बालाघाट से रवाना होकर यह ट्रेन सुबह 10:15 पर गोंदिया पहुंचेगी। इसके बाद दूसरी ट्रेन गोंदिया से तिरोड़ी के लिए दोपहर 12:15 पर गोंदिया से निकलेगी जो 1:17 पर बालाघाट आएगी। यहां से रवाना होकर 1:45 पर वारासुनी तथा 2:25 पर कटंगी पहुंचेगी। उसके बाद कटंगी से रवाना होकर यह ट्रेन 3 बजे तिरोड़ी पहुंचेगी। तिरोड़ी से यह ट्रेन वापसी में 3:20 पर रवाना होगी जो 3:40 पर कटंगी पहुंचेगी, 4:14 पर वारासुनी तथा 5:02 पर बालाघाट पहुंचेगी। बालाघाट से रवाना होकर यह ट्रेन शाम 6:10 पर गोंदिया पहुंचेगी। बालाघाट स्टेशन प्रबंधक सी चौधरी ने बताया कि गोंदिया से नैनपुर और गोंदिया से तिरोड़ी के बीच ट्रेनें 8 मार्च से चलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम रेल प्रशासन की ओर से आ गया है। कार्यक्रम को संपन्न कराने रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया है। सोमवार को नगर के वार्ड नंबर 32 स्थित मोती विहार गार्डन में अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते पुराने गार्डन में लगी आग देखते ही देखते रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने लगी, जिससे कुछ देर के लिए वार्ड में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। वार्डवासियों ने पहले तो गार्डन में लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस आग पर काबू पाने में वे नाकाम रहे, जिस पर उन्होंने नगरपालिका में फोन कर आग की सूचना दी। जहां मामले की सूचना मिलते ही नगरपालिका फायर ब्रिगेड की 2 टीमें मौके पर पहुंची, जहां एक टीम ने पुराने गार्डन में लगी इस आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि यह गार्डन काफी पुराना है तो वीरान पड़ा हुआ है, जहां झाड़ियां और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि किसी व्यक्ति ने गार्डन में जलती हुई कोई चीज फेंकी होगी, इससे गार्डन में पड़े सूखे पत्ते और झाड़ियों में आग लग गई होगी। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यदि समय रहते उक्त आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो यह आग गार्डन से लगे आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी, जहां जानमाल का नुकसान उठाना पड़ सकता था। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वारासुनी थाना के अंतर्गत रामपाली रोड ग्राम मेहंदीवाड़ा के पास कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार हरदलाल पटले 45 वर्ष ग्राम लालपुर थाना खैलांजी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मार्च को हरदयलाल मोटरसाइकिल में अपने किसी काम से वारासुनी आया था और काम करने के बाद हरदयलाल अपने मोटरसाइकिल से वारासुनी से अपने गांव लालपुर जा रहा था। तभी वारासुनी से रामपाली रोड पर स्थित ग्राम मेहंदीवाड़ा के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार हरदयलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही वारासुनी के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ से उसे बेहतर उपचार हेतु हरदयलाल को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध 2 राष्ट्रीय पार्क के कॉरिडोर के रूप में पहचाने जाने वाला बालाघाट जिले के भीतर लगातार वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।
ऐसे में वन विभाग आज भी अपने वर्षों पुराने अतिक्रमण के मामले को पूरी तरह से सुलझा नहीं पा रही है। बालाघाट जिले के एक ओर कान्हा राष्ट्रीय पार्क तो दूसरी ओर सिवनी स्थित पेंच राष्ट्रीय पार्क होने की वजह से जब जब इन पार्क में वन्य प्राणियों का दबाव बढ़ता जाता है, बालाघाट जिले के सामान्य जंगलों में यह आ जाते हैं। बीते कुछ वर्षों में लगातार इस बात के प्रमाण मिलते गए हैं। पद्मेश 24/7 से खास चर्चा के दौरान मुख्य वन संरक्षक NK सनोडिया ने बताया कि बालाघाट जिले में जंगल का रकबा कुल उत्तर और दक्षिण सामान्य वन मंडल के तहत 3,42,000 हेक्टेयर है, जिससे वर्षों पुराना अतिक्रमण लगभग 1,000 हेक्टेयर भूमि पर आज भी है। अतिक्रमण हटाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। तो बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम लोग जो 2 टाइगर रिजर्व के बीच में हैं, तो वहाँ की जो बढ़ी हुई संख्या से बाघ हैं वो हमारे क्षेत्रों में आते हैं। और आपने अतिक्रमण बोला है, मैं ये समझ रहा हूँ अतिक्रमण की जगह आप ग्राम विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमारे पास में सिल्लेझरी एक गांव था, हम लोग ने वहाँ विस्थापित किया हुआ है, और भी विगत 2-3 वर्षों पहले पे हम लोग ने गांव विस्थापित किए थे, ताकि वो हमारे चारागाह और तालाब का काम कर सकें, और फिर हम वहाँ पर उनके लिए शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाकर बाघों को उन क्षेत्रों पे हम वंश वृद्धि के लिए रख सकें। और जहाँ तक अतिक्रमण वाली बात है, अतिक्रमण हमारे बालाघाट जिले की बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लगभग दोनों जगह मिला लिया, नॉर्थ और साउथ डिवीजन मिल जाए तो लगभग 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र के आसपास हमारे पास में अतिक्रमित है, जो काफी पुराने क्षेत्र है। वही अतिक्रमण है, जबकि हमारा टोटल जो क्षेत्र है 3,42,000 हेक्टेयर है। तो उसके एवज में यदि हमारे पास 1,000 हेक्टेयर का अतिक्रमण है, वो भी पुराना, तो अतिक्रमण की समस्या मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ी है बालाघाट जिले के लिए। इस दौरान CCF सनोडिया बताते हैं कि जिले के भीतर आगामी दिनों में लालबर्रा क्षेत्र के कुछ गांवों का विस्थापन किया जाना है। हालांकि अभी उनके विस्थापन के लिए वरिष्ठ स्तर से आदेश नहीं आए हैं। निश्चित ही शासन ने महंगाई को देखते हुए विस्थापन होने वाले गाँव के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को परिवार का मुखिया मानते हुए पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था। अब शासन ने यह राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। अभी कोई प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं। पहले शासन प्रति परिवार 10 लाख रुपए की राशि रखी हुई थी, अब वो राशि बढ़ा के 15 लाख हो गई है। अभी विगत 2-4-6 महीने की ही ये राशि में वृद्धि हुई है। तो नए परिप्रेक्ष्य में आकलन करके हम लोग प्रस्ताव जिला अध्यक्ष के माध्यम से तैयार करके फिर विस्थापन का काम करेंगे। मुख्य रूप से अभी 4-5 ऐसे गांव हैं जिनमें हम लोग विचार कर सकते हैं, जैसे विशेष रूप कर सोनेवानी वाला जो गांव है, और चिखलाबर्डी जो गांव है, किनारे वाले जो गांव लगे सोनेवानी के पास में लगे हुए हैं, उनमें हम लोग अभी प्रस्ताव करके लोगों की सहमति से उसमें हम लोग कार्य चालू करेंगे। रूपदर थाने के उपवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दलदला में धानीटोला में शराब नहीं पिलाने को लेकर हुए विवाद को लेकर 2 व्यक्ति आपस में भिड़ गए और चली लाठी में दोनों व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायल मंगल सिंह 50 वर्ष और लखन भोयर 27 वर्ष धानीटोला निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मार्च को 1 बजे करीब लखन अपने काम से जगनटोला गया था, जिसने शराब पीने के बाद लखन अपने गांव धनीटोला पहुंचा। उस समय मंगल सिंह को लखन मिला। उस समय मंगल सिंह शराब पिए हुए था। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों ने आवेश में आकर एक दूसरे से पिटाई कर दी। घटना में मंगल सिंह और लखन सिंह दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से उपवा का अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद लखन और मंगल सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट में रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लंबे समय से महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जा रहा है। नतीजा 7 मार्च को लामता महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने महाविद्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय को बंद कर दिया। इस दौरान उपस्थित छात्रों ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय लामता के छात्र छात्राओं ने 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विरोध में महाविद्यालय में ताला लगाकर महाविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समस्त महाविद्यालय स्टाफ को भी महाविद्यालय में प्रवेश करने नहीं दिया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा लामता महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव कर छात्रवृत्ति से वंचित कर रखा है। उनका कहना है कि सबसे पहले लामता महाविद्यालय से छात्रवृत्ति अप्रूवल होकर गया था, उसके बाद ही समस्त महाविद्यालय की छात्रवृत्ति अप्रूवल होने के बाद भी समस्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। इसलिए हमारे साथ हुए भेदभाव के कारण हमारे द्वारा सभी उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद भी हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलना, न ही कोई उच्च अधिकारियों के द्वारा संतोषप्रद जवाब दिया गया है।
इसलिए हमारे द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमें उच्च अधिकारियों के द्वारा जब तक निश्चित ही समय और संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता तब तक हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन सतत जारी रखा जाएगा। पिछले 1 वर्षों से और ये जो फाइनल ईयर है 2 वर्षों से हम लोग की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है हम लोग को, जबकि अदर महाविद्यालय में छात्रवृत्ति मिल चुकी है। सर हम लोग को तो ये नहीं पता किसकी गलती के कारण, लेकिन महाविद्यालय से ये बताया गया था कि यहाँ से जल्दी सैंक्शन होकर चले गया था और हम लोग कलेक्टर भी गए हुए थे कुछ दिनों पहले। जब वहाँ जानकारी मिली हम लोगों को कि सबसे पहले महाविद्यालय लामता का ही सैंक्शन लेटर जो जाता है यहाँ से वो गया था, उसके बाद कटंगी महाविद्यालय, उसके बाद अदर महाविद्यालय का आया था। लेकिन अदर महाविद्यालयों ने हंगामा किए, धरना प्रदर्शन किए, तो उसके तहत उनको शांत कराने के लिए जल्दी वहाँ स्कॉलर डल गई और यहाँ पे जो है निम्न स्तर का समझ के, छोटा समझ के हंगामा ना कर रहे हैं। इस वजह से शायद ऐसी सोच धारणा बनाकर के प्रशासन ने हम लोग को जल्दी स्कॉलर नहीं डाले। अच्छा, आपके द्वारा ज्ञापन कहाँ कहाँ सौंपा गया? हम लोग के द्वारा ज्ञापन सबसे पहले तहसीलदार महोदय को सौंपा गया, फिर मंत्री जी को सौंपा गया जो आयुष विभाग में है, नानो कावरे जी। उसके बाद हम लोग जब देखे हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम लोग सीधे कलेक्ट्रेट गए और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे। उसके बाद कलेक्टर महोदय ने ये हमें जानकारी दी कि अगले सत्र में ही डलेगा, जब क्योंकि बजट हम लोग के पास खत्म हो चुका है। सेकेंड ईयर की छात्रवृत्ति नहीं आई है सर, और हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से ओबीसी को नहीं मिली है। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से हम लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने जो एडमिशन फ़ीस जमा की और उसके नेक्स्ट सप्ताह ही हम लोगों को जो है परीक्षा फ़ीस की मांग करने लगे, तो हमारे पास पैसा है नहीं इतना कि हम दे सकें, है ना। और परीक्षा सेंटर की भी हमारी प्रॉब्लम है कि बहुत दूर जाके देना पड़ता है, आर्थिक स्थिति है नहीं अच्छी, तो हम लोग परीक्षा सेंटर की भी मांग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग चलता रहेगा सर। कब तक के चलता रहेगा? जब तक हम लोगों को एक निश्चित डेट नहीं दी जाती कि हमारा काम कब तक तो आपके हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा? जी 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 बिल्कुल। विगत 2 वर्षों से सर यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही सर। किस कारण से नहीं मिल पा रहा सर? इस मतलब यहाँ से सर बताया जाता है कि यहाँ से छात्रवृत्ति का कार्यक्रम मतलब दे दिया जाता है, मगर कलेक्टर को जाकर बताया जाता है तो वहाँ से बताया जाता है कि कॉलेज से ही आपके मतलब ऊपर मतलब लेटर नहीं मिल पाता सर। गलती किसकी समझ रहे हैं आप? सर गलती तो हम प्रशासन की समझ रहे हैं सर। अच्छा, प्रशासन द्वारा आपको पक्षपात कर रहा है? यस सर। शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षकों के लंबे समय से पदोन्नति शासन के द्वारा नहीं किए जाने से काफी आक्रोश व्याप्त है। पदोन्नति, पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर आंदोलन के प्रथम चरण में ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपने के निर्धारित कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के हित में जल्द ही निराकरण किए जाने की मांग की गई। 2012 आखिरी पदोन्नति हुई थी यूडीटी की, उसके बाद से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है और इस दौरान हमारे लगभग पूरे प्रदेश में 1 लाख सहायक शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसी संबंध में आज हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। ये हमारी पहली कड़ी है ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन। कुछ ना कुछ कारण शासन का ये है कि कभी आरक्षण का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा। एक बार संगठन हमारा जीत चुका हाई कोर्ट से, तो शासन ने उस सुप्रीम कोर्ट में केस को दायर करा दी। अभी हम लोग पिछले 26 साल से सहायक शिक्षक पद पे हैं। भाई साहब हमारे नगर अध्यक्ष हैं, वो पिछले 32 साल से सहायक शिक्षक पद पे कर रहे हैं। रणनीति हमारी चरणबद्ध आंदोलन की है, जिसमें ये पहला चरण हमारा है। नहीं मिल पाई में जो रिटायर हो गए और अभी जो वर्तमान में कार्यरत हैं लगभग 30 से 40 हजार हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में 30 से 40 हजार होंगे। जिले में 5 से 7 हजार रुपए लोग जिले में हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और प्रमोशन। शासन की गलत नीतियां हैं जो हमको प्रमोशन नहीं देना चाह रही है, जबकि हम उस पद पर, यदि हमने सिर्फ पदनाम की मांग किया है, वेतन हमको दे रहे हैं, हम सिर्फ पद मांग रहे हैं, वेतन हमको उतना प्राप्त हो रहा है। सिर्फ पद देना है जो कि जिसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त भार सरकार को नहीं पड़ रहा है, नहीं दे रहे हैं। और पुरानी पेंशन है जो अध्यापक सभा की। ठीक। आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के हमारे प्रांतीय आह्वान पर हम लोग 3 सूत्री मांग, लगभग हम लोग 35-36 साल से सर्विस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में किसी को प्रमोशन नहीं मिला है। एक सबसे बड़ा विषय है, जबकि पूरे डिपार्टमेंट को प्रमोशन देते जा रहे हैं। दूसरा, हमारा केंद्र समान गृह भाड़ा मिलना चाहिए
और शिक्षक संवर्ग को 6वां वेतनमान का एरियस, इसके संबंध में हम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। और पुरानी पेंशन जो 2005 को बंद कर दी गई है, उसको हम पुनः बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आह्वान कर रहे हैं। और चरणबद्ध हमारा आंदोलन पहले ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जिला स्तर पे होगा, उसके बाद हम राज्य स्तर पे जाएंगे और 11 स्तर पे जिला का होगा। और हम लोग लगातार इसमें आंदोलन करेंगे और बैठेंगे भी और शासन को सूचना देने आज हम एसडीएम कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने आए।